Hello students, again I am in front of you bringing my fifth lecture which is based on resistivity and how it changes with temperature. This topic we have studied, and based on this topic we will now find out the uses of few conducting materials. भी उनकी रजिस्टिविटी, क्योंकि अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल की कितनी रजिस्टिविटी है और किस हिसाब से वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, उस हिसाब से हम उनको डिफरेंट यूजेस के लिए लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल एलॉयज़ हमने पढ़े हैं. एलॉयज़ दे हैव हाई रजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. हमने पढ़ा है एलॉयज़ की जो रजिस्टिविटी है वो हाई है एज़ कंपेयर टू मेटल्स, और उनकी अल्फ़ा क्या चीज़ थी? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इसकी वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल है. मेटल्स की ज़्यादा होती है और एलॉयज़ की स्मॉल होती है, वेरी वेरी स्मॉल होती है. इसको हम निग्लिजिबल भी कंसीडर. अल्फ़ा हमें क्या बताता था? वेरिएशन, कि जैसे रो T2 इज इक्वल टू रो T1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T. तो ये अल्फ़ा में क्या बताता है? अगर टेम्परेचर चेंज होता है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेरिएशन रजिस्टिविटी में ज़्यादा होगी. अगर अल्फ़ा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि ये वाला फैक्टर निग्लिजिबल हो जाता है तो रजिस्टिविटी में कोई चेंज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चेंज आएगा. तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, इट्स वैल्यू इज़ वेरी 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 स्मॉल फॉर एलॉयज़. इतनी स्मॉल है कि जो वेरिएशन है रजिस्टिविटी की विद टेम्परेचर कैन बी कंसीडर्ड एज निग्लिजिबल. हम मान सकते हैं कि उनकी रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है टेम्परेचर के चेंज होने से. तो इसी कारण हम एलॉयज़ को स्पेशली कॉन्स्टेंटन, कौन से एलॉयज़? मोस्टली एलॉयज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें भी स्पेशली अगर चूज़ करना हो कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज. सो दे दो एलॉयज़ हैं हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, क्योंकि अगर सारे एलॉयज़ भी ले तो इन दो एलॉयज़ के लिए अल्फ़ा की वैल्यू और भी ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है. जनरली हमारे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वाई एलॉयज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पूछा जाता है. वाई एलॉयज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. स्टैंडर्ड रजिस्टर्स हम लेंगे जिसको, एक तो पहला हो गया इट हैज़ हाई रजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाई रजिस्टिविटी होगी एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो अगर कोई चीज़ मेल्ट ही कर गई जल्दी तो उसको हम स्टैंडर्ड कैसे मान लेंगे? हाई रजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी लो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ये थर्ड पॉइंट आ गया इसका. सो वाई एलॉयज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. तो पहला आ गया हाई रजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, low value of temperature coefficient of resistance, very very low value of, that is change of resistivity with the temperature is negligible. And next point is they don't oxidize at high temperature, burn up नहीं कर जाते, oxidize नहीं हो जाते. तो इन qualities के कारण हम alloys को use करते हैं as standard resistors. जैज हीटिंग एलिमेंट्स भी इनको यूज़ किया जाता है. सो मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई एलॉयज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. तो इसके 4 पॉइंट्स बताने हैं. हाई रजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. इट मीन्स द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर इज निग्लिजिबल. एंड फोर्थ पॉइंट इज they don't oxidize. फोर्थ पॉइंट क्या है? they don't, 1 2 3 पॉइंट ये हो गया, और चौथा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, don't oxidize at high temperature. सो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं करते, बर्न अप नहीं. तो ये 4 पॉइंट्स हैं. क्वेश्चन आएगा, वाई एलॉयज़ आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर्स. Why alloys are used for making standard resistors. तब भी हमने ये 4 पॉइंट्स देने हैं. Why alloys are used for making heating elements. तब भी ये चारों पॉइंट्स देने हैं. अगर ये आ जाए, why nichrome is also an alloy. Why nichrome is used for making heating element.
तब भी आपने यही पॉइंट देने हैं। अगर वाई कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, तब भी यही पॉइंट आने, चारों पॉइंट्स देने हैं। नाउ देयर इज अनदर एलॉय विच इज एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, इट इज यूज्ड एज फ्यूज वायर। क्लियर? सो ऑल दी एलॉयज, डिफरेंट एलॉयज, जैसे नाइक्रोम हो गया आपका, दैट इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट्स। अगर स्टैंडर्ड रजिस्टर्स और भी बेटर हीटिंग एलिमेंट बनाना है आपने, या स्टैंडर्ड रजिस्टर की जहाँ जिसमें स्टैंडर्ड हो गया उसकी वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, तो वो आ गई आपकी कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीज। बट देयर इज अनदर एलॉय विच इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन, इट इज यूज्ड एज फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर के लिए इसको क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज इसका खास इस एलॉय की क्या, इट हैज़ लो, ठीक है, वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, लेस वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, या लो वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, लेस लिख लो, लेस वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होता, तो दो इसकी रजिस्टिविटी भी लो है, ठीक है, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी लो है। सो वी हैव सीन फ्यूज वायर हैज़ लो रजिस्टिविटी एंड लो वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सो इट इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस कैसे यूज़ करते हैं? जिस भी सर्किट के साथ आपकी वॉशिंग मशीन है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ जो वायर आ रही है जिसमें से करंट आ रहा है, लाइव वायर आ रही है, उसके साथ हम उसको सीरीज़ में लगा देते हैं। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो जो भी सर्किट है हमारा, जो भी वॉशिंग मशीन है या जिसको भी हमने लगाया स्विच के साथ, तो उसके साथ सीरीज़ में हम ये फ्यूज़ वायर लगा देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस। कैसे? क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। वेन एवर करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट, हर सर्किट को हमके एक पर्टिकुलर करंट के लिए बनाया होता है, घरों में जो आते हैं 5 एम्पियर है, 15 एम्पियर है। सो वेन एवर करंट इंक्रीजेज बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट, तब क्या होगा, उस करंट के कारण ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय दैट लार्ज करंट, क्योंकि हीट जो प्रोड्यूस होती है I स्क्वायर आर टी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, करंट पे डिपेंड करती है, ज़्यादा करंट होगा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय दैट लार्ज करंट मेल्ट्स द, हीट प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो वो उसको क्या कर देगा, मेल्ट कर देगा। फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक कर जाएगा। सर्किट ब्रेक कर गया, करंट का जो फ्लो था वो रुक गया, और आपका जो अप्लायंस था वो आग वगैरह लगने से या ख़राब होने से बच गया। सो इन दिस वे फ्यूज वायर इज यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ अलॉय ऑफ लेड एंड टिन हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। सो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के इसमें आ सकते हैं आपको। द नेक्स्ट इज टंगस्टन। इट इज़ ए मेटल, इट इज़ नॉट एलॉय, ठीक है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये अपने 10th में भी पढ़ा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इट इज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टिविटी। इट इज़ मेटल, इट इज़ नॉट एलॉय। इट अमिट्स लाइट, मतलब इतना गर्म हो जाता है एट 2400 केल्विन पे कि इट स्टार्ट्स अमिटिंग लाइट। एक मिनट में पॉज दे रही हूँ, केल्विन। So due to its high melting point and it emits light at 2400 Kelvin, that is चमकने लग जाता है। A thin wire क्यों यूज़ करते हैं? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाना, लेंथ बढ़ाने की बजाय हमने एरिया और कम कर दिया, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है। ए थिन वायर ऑफ टंगस्टन विच हैज़, थिन मीन्स इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाने, हैज़ हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड एज द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। आपने देखा होगा, जो आप तो दूसरे आने लग गए हैं, ठीक है, तो पहले जो पुराने बल्ब्स आते हैं 40 वाट, 60 वाट, 100, तो उसमें एक फिलामेंट सी लगी होती है ऐसे गोल 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 कॉइल की तरह, बहुत पतला होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल टंगस्टन। बट एट हाई टेम्परेचर, इसकी एक कमी है इस चीज़ की, सब कुछ ठीक है इसका, बट एट हाई टेम्परेचर इट रिएक्ट्स विद द एयर फॉर्मिंग ऑक्साइड, दैट इज आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, बर्न अप हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो फिर तो फॉइल फिलामेंट ख़राब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, बल्ब की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बल्ब्स आर फिल्ड विद इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड नियॉन। तो इनर्ट गैसेस के साथ इसको फिल कर सकते हैं ताकि इसकी लाइफ बल्ब की और थोड़ी बढ़ जाए। सो नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, ठीक है। कॉपर वायर्स आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स भी यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर्स।
पर हमने जितनी ट्रांसमिशन वायर्स हैं जो आपकी पावर स्टेशन से घर तक आती हैं वो दे आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। कॉपर की क्यों नहीं बनाते? क्योंकि कॉपर कॉस्टली होता है, एल्युमिनियम एक हैवी होता है, एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम इज़ लाइट इन वेट, तो कॉस्ट जो होती है हमारे पॉकेट के अंदर आ जाती है। तो दैट्स वाई ट्रांसमिशन वायर्स दे आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। आगे जाके और डिटेल में पढ़ोगे वाई ट्रांसमिशन वायर्स। एक तो मेन इसका रीज़न है कि ये लाइट इन वेट होती हैं, तो पोल्स हमें ज़्यादा हैवी पोल्स नहीं चाहिए तारों को संभालने के लिए, और थोड़ी चीप होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। सो कॉपर एंड एल्युमिनियम दे आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स और ट्रांसमिशन वायर्स मोस्टली एल्युमिनियम इज़ यूज्ड। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक इज योर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मीन्स रजिस्टेंस, जिसके पास रजिस्टेंस हो। एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू प्रोवाइड रजिस्टेंस, जिसको हमने स्पेसिफिकली इस बात के लिए बनाया, इतनी वायर ले ली जाए, इतना मटेरियल, इतनी थिकनेस रखनी है, जिसको रजिस्टेंस देने के लिए हम बनाए हुए कि सर्किट में इतनी रजिस्टेंस लगानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्स। एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू प्रोवाइड रजिस्टेंस अलोंग ए सर्किट, ठीक है। और रजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको कंट्रोल करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट कम हो जाएगा, कम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर? रजिस्टर्स का सिंबल ये वाला सिंबल है इसका, वायर की तरह होता है, ये किंग्स डाल दिए। रजिस्टर्स हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 ओम। हमारे पास डिफरेंट रजिस्टर्स आते हैं, उनके ऊपर रेजिस्टेंस लिखी रहती है, जहाँ हमें कैलकुलेट करनी सिखा देते हैं। देयर आर सम मे बी सम सिंबल्स, हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। सो रजिस्टर्स हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम लेस देन 1 ओम टू फ्यू मिलियन ओम्स, ठीक है। क्लियर? उनकी रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिखी रहती है, जहाँ हमें पढ़नी सिखा देते हैं, जहाँ कलर कोड कुछ ना कुछ ऐसी कोडिंग हुई होती है, तो उससे हमें उसकी वैल्यू पता चल जाती है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम नेक्स्ट जो इसके बाद करेंगे उसी से आपको पता चलेगा कैसे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करनी है। सो नाउ वी विल डू कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब हमने बता दिया रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर देयर, ठीक है। कॉइल्ड रजिस्टर्स आते हैं, कार्बन रजिस्टर्स आते हैं, तो हम यहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स पढ़ेंगे। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, उनकी वैल्यूज़ स्टडी करने के लिए जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ कलर्स के बैंड्स होते हैं, ये हम देखेंगे। सो इन सर्किट कार्बन रजिस्टर्स विद वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ आर यूज्ड। अलग अलग इनकी वैल्यूज़ होती हैं हर कार्बन रजिस्टर की। आपको दुकानदार ने ऐसे पकड़ा देना है तो आप उसके ऊपर जो कलर्स के बैंड्स बने होंगे वहाँ से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। टू फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू, तो उसकी कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है और उसकी परसेंटेज रिलायबिलिटी कितनी है। जैसे हमें क्रेन है, क्रेन के ऊपर मान लो आपको 10 kg वेट लिखा हुआ, 10 kg से ज़्यादा नहीं उठाएगा, लेकिन हम लोग कहते हैं चल 11 kg में भी क्या फ़र्क पड़ेगा, 12 kg में भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो कई बार कोई चीज़ टूट जाती है, तो परसेंटेज रिलायबिलिटी मीन्स जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू उससे प्लस माइनस कितना कर सकता है ये। एंड इट्स परसेंटेज रिलायबिलिटी, एक कलर कोड इज़ यूज्ड, उसके ऊपर हम अलग अलग कलर्स के बैंड्स बना देते हैं, तो बैंड से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ए रजिस्टर हैज़ 4 कलर्ड बैंड्स ऑन इट। तो एक रजिस्टर के ऊपर कितने कलर्ड बैंड लगे होंगे? 4। रजिस्टर हैज़ 4 कलर्ड बैंड्स ऑन इट। तो ये न्यूमेरिकल्स मोस्टली इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये हम करेंगे 4 कलर्ड बैंड्स कैसे हैं। ये रजिस्टर ले लिया मैंने, बना लिया, ये रजिस्टर आ गया आपका, ठीक है। इसके ऊपर ये फर्स्ट कलर बैंड है, ये नेक्स्ट आ गया कलर बैंड, ये इससे नेक्स्ट आ गया, थर्ड, 3 साथ साथ होते हैं, चौथा एक एंड पे होता है, ठीक है। ये 4 कलर बैंड्स आ गए इसके ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4th कलर्ड बैंड है। सो जो हमारे ये 4 कलर बैंड्स इसके ऊपर आ गए, जो हमारा फर्स्ट कलर बैंड है वो हमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा। मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स पहला नंबर बताएगा जो भी इसकी वैल्यू होगी। सो फर्स्ट कलर जो है, फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट कलर बैंड हमें क्या बताता है, जो फर्स्ट कलर बैंड है आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकंड कलर्ड बैंड हमें सेकंड कलर्ड बैंड हमें क्या बताता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। और जो थर्ड हमारा है, थर्ड कलर्ड बैंड है, वो हमें ये आप 2 तरह से आप इसको बोल सकते हो। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, उसके बाद कितनी जीरोज आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर।
या आप लिख सकते हो इसको 10 की पावर कितनी बनेगी। सो इट टेल्स द पावर ऑफ 10 टू विच इट बी, ठीक है, पावर ऑफ 10। तो 10 की पावर कितनी होगी, 2, 3, 4, 5, इस कलर पे डिपेंड करेगा। उस पावर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तभी मैंने इसको आपको बताया नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर दी सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जो फोर्थ वाला बैंड है आपका, वो हमें क्या बताता है, टॉलरेंस बता रहा है। टॉलरेंस का मतलब हमें बता रहा है कितनी परसेंटेज रिलायबिलिटी है, कितना ये प्लस माइनस हो सकता है, इसमें क्या अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो इस पर कोई ये डैमेज नहीं होगा। टॉलरेंस बता रहा है इसकी। तो ये 4 कलर बैंड्स आ गए आपके। तो आप एक एग्जाम्पल लेके, हर कलर बैंड की एक अलग अलग वैल्यू होती है, तो वो हम एक टेबल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो कलर, आई टोल्ड यू देयर आर 4 कलर कोड्स। अब उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, देयर इज़ ए टेबल जिसको हम वैल्यू टेबल, और इसका टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, देयर इज ए टॉलरेंस टेबल। कलर्स के लिए हमारे पास हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक वो है बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट, जी से इसका ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं। सो पहले से बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। तो इस ढंग से हमें इनके नाम याद हो जाते हैं। बी रॉय, BBROY रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो इसको इस सीक्वेंस में हमने याद कर लेना है। और ये टेबल जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपने ये टेबल साथ में पहले बनाना है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टॉलरेंस गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, 3 ही होते हैं टॉलरेंस में। टॉलरेंस वाला जो बैंड होता है, 4th बैंड है, उसमें 3 ही आएंगे, गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। नो कलर का मतलब कि टॉलरेंस वाला का बैंड बना ही नहीं हुआ है, देयर आर ओनली 3 बैंड्स। अगर नहीं बना हुआ तो हम इसको नो कलर में कंसीडर कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका टेबल। अब हम इस टेबल को कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, जिसमें ये 3 कलर कोड्स हैं, 1, 2, 3 एंड ये 4th बना हुआ है इधर। ये आपको कलर कोड्स दे दिए। लेट दिस इज ऑफ रेड कलर, ये ऑरेंज है, दिस वन इज ग्रीन और ये सिल्वर कलर है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। तो हम कैसे बताएंगे, रेड का नंबर कितना है, 2। तो आई विल राइट डाउन फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट आपका जो बैंड है मुझे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बता रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। तो आई विल राइट डाउन 2। ऑरेंज के लिए कितना नंबर है, 3। तो ऑरेंज के लिए सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर आ गया मेरे पास 3। ठीक हो गया। So first color tells the first significant figure, second color tells the second significant figure, third color हमें क्या बताता है, इसके बाद कितनी जीरोज आएंगी। थर्ड कलर कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन का नंबर 5, इसका मतलब इसके पीछे 5 जीरो आएंगे। या तो हम इसको ये लिख सकते हैं, या हमने बोला था ये हो गया, या ये हमें क्या बताता है, 10 की पावर 5, जिसको हम फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन एनी वे यू कैन राइट डाउन, मतलब वो भी एक है, ये भी सेम है। क्लियर नाउ। सो फर्स्ट कलर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड कलर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कलर हमें पावर बताता है 10 की, जिस पावर के साथ हम 10 को करके रेज करके हमने फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ये भी मुश्किल लगे याद करना तो आप लिख सकते हो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद उतनी जीरोज आएंगी, उसका अंडरस्टूड हो जाता है, फिर दिमाग में आता है इसको हम पावर 10 की पावर में लिखना तो इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर नाउ। और आपका लास्ट रह गया सिल्वर। तो ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस हम लिखते हैं प्लस माइनस से। सिल्वर की कितनी टॉलरेंस है, 10%, सो प्लस माइनस 10% आ जाएगा। तो ये ओम्स में आ जाएगा आंसर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। एकदम यहीं तक छोड़ सकते हैं। कई बार कहते हैं जी पूरी वैल्यू ऐसे आता नहीं है, पूरी वैल्यू निकालो, तो आप इसका 10% निकाल के यहाँ पे वैल्यू कर देना, लिख देना।
सो नाउ वी विल डू अनदर न्यूमेरिकल। अब इससे उल्टा करते हैं। मान लो एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 470 ओम है, तो आपको बताना है इसके कलर जो बैंड्स होंगे उनके कलर्स कौन कौन से। फाइंड द कलर ऑफ द बैंड्स ऑन इट। तो अब 470 है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 4। तो अब यहाँ पे अगर बनाओगे इसको, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, ये कंडक्टर रजिस्टर बना लिया मैंने। तो ये फर्स्ट कलर है मेरा। फर्स्ट कलर कौन से कलर का होगा 4। 4 किसका नंबर है येलो, तो इसका मतलब फर्स्ट बैंड मेरा कौन सा हो गया येलो। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 7। 7 कौन सा है वायलेट। इधर सेकंड जो कलर्ड बैंड है वो कौन सा हो गया मेरा वायलेट। थर्ड 10 की पावर 1 लिख सकते हो, या एक ही 0 है, एक किसका नंबर है ब्राउन का, तो थर्ड बैंड किसका आ गया ब्राउन का। तो इसमें अगर प्लस माइनस करके मैंने दिया होता रेजिस्टेंस ±5%, तो आप इसको क्या करते, लास्ट वाला बैंड कौन सा आ जाना था गोल्ड। तो इन दिस वे, इन 2 वेज द क्वेश्चन कैन कम। या तो कलर कोड्स दिए होंगे, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, या रेजिस्टेंस दी हुई है तो कलर कोड्स निकालने हैं। सो विद दिस टॉपिक completes here. Next time we will do the resistances in series and parallel. So stay home and stay safe. Thank you.